हेलो दोस्तों। आज 24 जून है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनेशन, जो कि होगा इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा और बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और कंसाइज तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो आज की एक कहानी है। कहानी ये पतंजलि के ऊपर है। पतंजलि के ऊपर ये कहानी थी कि पतंजलि जी जब जब इस दुनिया को ज़रूरत थी चीज़ों को बदलने की, तो लॉर्ड विष्णु ने आदिशेष के अवतार से पतंजलि ने जन्म लिया और उन्होंने दुनिया को अपना ज्ञान देने की बात की। 1000 शिष्यों को लेकर उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था, इस परंपरा को शुरू किया था। लेकिन वहाँ पे एक प्रावधान था कि अगर यहाँ पे कोई गुरु बैठे हैं तो गुरु और शिष्य के बीच में एक पर्दा रहेगा और जो डिसिपल होंगे वो गुरु को नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा, उसने क्या किया, शरारतवश उसने वो पर्दा खोल दिया और उसने पतंजलि ऋषि को देख लिया। इसके बाद पतंजलि उस बच्चे को कहकर पूरा ज्ञान देकर अंतर्ध्यान हो गए और ज्ञान देते समय उन्होंने उससे बोला कि तुमने इस पाठशाला के नियम का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम ब्रह्म राक्षस के रूप में जियोगे। जब तक कि तुम अपना ये ज्ञान किसी दूसरे को नहीं दे दोगे, तब तक तुम ब्रह्म राक्षस के रूप में यहाँ पर रहोगे दुनिया में, संसार में। हजारों सालों बाद वो बच्चा ब्रह्म राक्षस के रूप में ही पेड़ पर लटका रहा। बच्चा नहीं, बड़ा हो गया था, हजारों साल तक लटका रहा। इसके बाद क्या हुआ कि पतंजलि ने जब देखा तो उनको दया आ गई और उन्होंने फिर पतंजलि के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतार लिया और अवतार लेकर उस बच्चे से ज्ञान प्राप्त किया। और कैसे ज्ञान प्राप्त किया? पेड़ के ऊपर बैठकर वो ज्ञान प्राप्त करते थे और पत्तियों से, पत्तियों के ऊपर लिखते थे, अपने हाथ के, अपने खून से पत्तियों के ऊपर लिखते थे। तो ये चीज़, और जब उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया 7 दिनों के अंदर, तो उस बच्चे को मुक्ति मिल गई, या वो जो ब्रह्म राक्षस था उसको मुक्ति मिल गई। यानी इसमें गुरु की महत्ता को बताया गया है कि गुरु कितना महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहते हो और अपने टीचर के लेकर आपको फेथ नहीं रहती है, तब तक आप उससे ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हो। और दूसरा, टीचर इतना दयालु, शिक्षक इतना दयालु होता है कि जब भी उसके शिष्य को ज़रूरत पड़ती है तो वह किसी न किसी तरीके से उसकी मदद कर देता है। तो ये था कहानी का सार, इसमें गुरु की महत्ता को बताया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में देखते हैं। न्यूज़ इन जनरल। आज पार्लियामेंट का पहला सेशन शुरू हो चुका है। तो 24 जून 2024 और 3 जुलाई 2024, ये डेट आप याद रखना। 24 जून 2024 से लेकर 3 जुलाई 2024 के बीच में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। हो सकता है किसी पीसीएस के एग्ज़ाम में आपसे ये चीज़ पूछ दी जाए। इसके बाद आतिशी वाला मैटर था, उसमें जो आतिशी जी बैठी हुई हैं सत्याग्रह पे, जल सत्याग्रह पर बैठी हुई हैं, तो हथनी कुंड बैराज का उसमें जिक्र था। तो हथनी कुंड बैराज है कहाँ पे? ये हरियाणा में है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरों में इसको, जो पानी होता है उसके माध्यम से मोड़ा जाता है, हथनी कुंड बैराज के माध्यम से। ये इसकी फ़ोटो है, एक देखिए आप। ये टोन्स रिवर है और ये गिरी रिवर है। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। टोन्स के ऊपर किशाऊ, गिरी के ऊपर रेणुका बैराज बने हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैराज है हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज के बाद बजीराबाद बैराज और बजीराबाद बैराज के बाद ओखला बैराज। ये तीनों बैराज किस नदी पर हैं? ये तीनों बैराज हैं आपके यमुना नदी पर। लेकिन हथनी कुंड बैराज का मुद्दा क्या है? हथनी कुंड बैराज एक बैराज है, ये रिजर्वायर नहीं है। रिजर्वायर का मतलब है कि ये अपने साथ में पानी रोक नहीं सकता है, सिर्फ उसको मोड़ सकता है, उसकी दिशा परिवर्तित कर सकता है, स्टॉप नहीं कर सकता। जब ये हथनी कुंड बैराज से पानी रोकने का मामला आ रहा है, इस वजह से ये मुद्दा उठ रहा है। और जो यमुना नदी है उसकी जर्नी देखो, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, इसके बाद ये दिल्ली में एंटर करती है। हो सकता है यूपी पीसीएस या यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि यमुना कहाँ कहाँ से होकर दिल्ली में प्रवेश करती है, किन राज्यों से होकर। तो पहले उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, यानी 3 राज्यों से जाती हुई यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है। कैपिटल रिवर 25 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करती है दिल्ली के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत बजीराबाद और ओखला बैराज हैं यमुना नदी के ऊपर। तो हथनी कुंड बैराज ये भी यमुना नदी पर है, लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ पे है? हरियाणा में। और वजीराबाद बैराज की और ओखला बैराज की लोकेशन कहाँ पे है? दिल्ली में। तो चलिए ये कहानी
हो गई। फिर इसके बाद कल्चर वाले पार्ट में कुछ चीज़ें हैं। कल्चर वाले पार्ट में अधम खां का महरौली का टॉम्ब है, इसके बारे में चर्चा है। अधम खां का महरौली का जो टॉम्ब है, उनका जो स्थल है जहाँ पर उनको दफनाया गया है। और दूसरा है ट्रिब्यूट दिया गया है बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, पहले सिख साम्राज्य के संस्थापक थे और नांदेड़ में इन्होंने एक गुरुद्वारा स्थापित किया था। जब भी आप पीसीएस की परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्र देखोगे तो ये प्रश्न आपको मिलेगा कि नांदेड़ में गुरुद्वारा की स्थापना किसने की थी, तो जवाब होगा बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे और उन्होंने पहले सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी वाले मामले देख लीजिए। दोज हेल्पिंग टेररिस्ट शुड बी ट्राइड अंडर एनिमी एजेंट्स लॉ, J&K के डीजीपी ने बोला है। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस या शत्रु एजेंट अध्यादेश किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर में है ये, और जम्मू कश्मीर का एक विशेष कानून है ये, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद सीमेंटिंग टाइज नामक एक चर्चा थी। सीमेंटिंग टाइज किन दो देशों के बीच में वार्ता हो रही है, ये भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। इसमें एक शब्द आया था गोल्डन चैप्टर या सोनाली अध्याय, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप। तो हाल ही में समाचार पत्रों में रहा गोल्डन चैप्टर या सोनाली अध्याय और ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप का संबंध किससे है? गोल्डन चैप्टर, सोनाली अध्याय एंड ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप इन रिसेंट न्यूज इज रिलेटेड टू, उसका जवाब होगा इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशन। फिर इसके बाद एस्टोनिया। एस्टोनिया भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो एस्टोनिया है वो भारत से बात कर रहा है। हुआ क्या था, 2007 में एक साइबर अटैक हुआ था एस्टोनिया पर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। क्योंकि एस्टोनिया रसिया का पड़ोसी है और रसिया क्या करता है कि अपने आसपास के देशों का थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करता रहता है और उस वजह से वहाँ साइबर थ्रेट बना रहता है। इसके लिए नाटो ने एक CCDCOE या नाटो का एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वो क्या करता है, वो साइबर डिफेंस को लेकर काम करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये नाटो का एक्रेडिट नॉलेज हब है, नाटो CCDCOE, जो साइबर अटैक से संबंधित है। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, लेकिन हाँ, भारत को इसका सदस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें मिलिट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिया और इंडस्ट्री के लगभग 39 देश इसमें शामिल हैं। फिर एक चीज़ और है कि CR7 तो आपने सुना होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, लेकिन ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड नहीं है, ये साइबर रेंज 14, ये साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग से संबंधित चीज़ है। एस्टोनिया ने इसको इस्टेब्लिश किया है ताकि वो अपने लोगों की या अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए साइबर ट्रेनिंग करवाएं। तो साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग का एक प्रारूप है, एक सर्वर है जिस पर साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। अब एस्टोनिया के बारे में देख लीजिए। एस्टोनिया, आपको पता है कि एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है। बाल्टिक कंट्री मतलब ये बाल्टिक सी से सीमा साझा करती है। 3 कंट्रीज़ हैं बाल्टिक, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन, लातविया की है रीगा और लिथुआनिया की है विल्नियस। अगर उसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने को यूपीएससी दे देगा तो आप लगा दोगे तालिन, रीगा, विल्नियस। जैसे क्रम में देश हैं वैसे ही क्रम में राजधानियाँ हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। लेकिन अगर ऊपर देखें एस्टोनिया के तो फिनलैंड आता है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, यानी हेलसिंकी इनके ऊपर होगा। तो यूपीएससी जनरली जब भी ऐसे प्रश्न बनाता है तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता है। अगर आपको पता है कि एस्टोनिया के ऊपर फिनलैंड है तो आप फिनलैंड की लोकेशन हमेशा उत्तर में लगाओगे। और उसके बाद आपको पता है कि जो लिथुआनिया है, लिथुआनिया के नीचे बेलारूस है, यानी दक्षिण में बेलारूस है, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। तो या तो वो फिनलैंड की राजधानी जोड़ के इन तीनों की लोकेशन पूछ लेगा या रसिया की पूछ लेगा। रसिया के बारे में सबसे बड़ी बात है, रसिया की राजधानी बेलारूस की राजधानी से भी नीचे है। तो अगर हम लोग इसको उत्तर से दक्षिण लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा हेलसिंकी, इसके बाद आएगा तालिन, इसके बाद रीगा, इसके बाद विल्नियस, इसके बाद मिन्स्क और इसके बाद मॉस्को। फिर इसके बाद एक पेपर में हेडिंग थी गैम्बलिंग कमीशन। हो सकता है यूपीएससी या यूपीएससी का तो एग्जाम हो गया, लेकिन यूपीपीएससी अपने पेपर में पूछ सकता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहा गैम्बलिंग कमीशन किस देश से संबंधित है। तो गैम्बलिंग कमीशन ब्रिटेन से संबंधित है। फिर इसके बाद एक न्यू कैल्सिडोनिया, एक देश है न्यू कैल्सिडोनिया, जो अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। अभी देश नहीं है, अभी ये फ्रांस
फ्रांस की एक कॉलोनी है। इसको कॉलोनी बना लिया था फ्रांस ने 1853 में। इसकी राजधानी है नाओमी। फ्रांस ने 1853 में इसको अपना कॉलोनी बना लिया था। और यहाँ पे कनक एक्टिविस्ट हैं। क्योंकि कनक थोड़ा सा भारतीय संदर्भ वाला नाम है, इसलिए इससे बच के रहना कि कनक एक्टिविस्ट कहाँ से संबंधित है। तो कनक एक्टिविस्ट फ्रांस से कैल्सिडोनिया की स्वतंत्रता के पक्षधर लोग हैं, जो कैल्सिडोनिया की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको ये अपनी परीक्षा के लिए याद रखना है। बाकी पूरी न्यूज़ आपको पढ़ने का मतलब होता नहीं है। पूरी न्यूज़ आपको सिर्फ उसमें मेन क्रक्स छांटने रहते हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा फिर अगर पढ़ा जाए तो हरि अनंत हरि कथानंत है। तो इसमें एक चीज़ और है, साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी जो कैल्सिडोनिया है वो साउथ पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत आता है। और इसकी करीबियत किस बड़े देश के साथ या महाद्वीप के साथ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के करीब है थोड़ा सा ये। फिर इसके बाद फिलीपींस ने बोला कि हम चाइना के साथ युद्ध नहीं करेंगे। अब भैया तुम्हारी क्षमता ही नहीं है युद्ध करने की। SCS में क्लैश हो गया, साउथ चाइना सी में क्लैश हो गया। तो साउथ चाइना सी एक बहुत हॉट टॉपिक है। उस टॉपिक में एक चीज़ हमेशा आप याद रखना कि साउथ चाइना सी के सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन है। चाइना तो आपको पता है, ताइवान याद रखना है आपको, फिलीपींस याद रखना है, ताइवान की राजधानी ताइपे सिटी, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ब्रूनेई की राजधानी है बंदर सेरी बागबान, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और वियतनाम की हैनोई। ये सारी राजधानियाँ तो याद नहीं रखनी, आपको देश याद रखने हैं, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस, ताइवान, चाइना। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ चैनल दिख रहे हैं आपको, स्पार्टली आइलैंड, पार्सल आइलैंड। पार्सल आइलैंड थोड़ा कैची नाम है, तो पार्सल आइलैंड याद रख लेना। और ये जो शुआल है, तो ये याद रख लेना कि ये कहाँ पे है, ये साउथ चाइना सी के अंतर्गत आता है। तो पार्सल आइलैंड थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि चाइना के ये करीब भी है। फिर इसके बाद ये न्यूज़ है आपकी पॉलिटी की। पॉलिटी में ओथ टेकिंग इन लोकसभा, ये वाली न्यूज़ थी। तो आज लोकसभा का पहला दिन है, लोग शपथ लेंगे। तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर शपथ लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर का नाम क्या है? भर्तृहरि महताब है। अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाते हैं। सबसे पहले शपथ लेने वालों में से यही होते हैं, क्योंकि ये बाकियों को शपथ दिलवाते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन 73 है RPA का, जो इसमें न्यूज में जिक्र में है, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ जनरल इलेक्शन। जो आम चुनाव होते हैं उनके रिजल्ट का पब्लिकेशन, उनके रिजल्ट को पब्लिक करना सेक्शन 73 के अंतर्गत आता है। फिर एक चीज़ है कि शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ और प्रतिज्ञान का महत्व क्या है? शपथ क्यों ली जाती है? किसी मुद्दे पर आप वोट कर सकें, किसी मुद्दे पर आप बहस कर सकें। बिना शपथ ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। तो शपथ का जिक्र एक तो 3वीं अनुसूची में आता है। और MP की शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो आर्टिकल 99 के तहत आता है, अनुच्छेद 99 के तहत आता है। बिना शपथ अगर आपने वोट और कुछ भी कर दिया तो ₹500 के जुर्माने का भी प्रावधान है आर्टिकल 104 के अंतर्गत। फिर ये आता है शपथ और प्रतिज्ञान, दो अलग अलग शब्द हैं, इनका क्या महत्व है? देखिए, शपथ के प्रारूप में पहले जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रारूप संविधान था, उसमें ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेने का सिस्टम नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, निष्ठा और विश्वास के, संविधान के प्रति निष्ठा और विश्वास दिखाया जाता था, उसकी शपथ ली जाती थी। तो ये आगे देखिए, आपने किसी ने चुनाव जीता और लोकसभा स्टाफ के पास जीत का सर्टिफिकेट जमा करना है, ये मस्ट है। आपको लोकसभा स्टाफ के पास जीत का सर्टिफिकेट जमा करना ही करना है। फिर इसके बाद शपथ या प्रतिज्ञान होगा आर्टिकल 99 और 3वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो शपथ क्या होती है? यदि ईश्वर को आपने साक्षी बनाया तो उसको शपथ कहा जाएगा। यदि आपने ईश्वर को साक्षी न बनाकर केवल संविधान के प्रति निष्ठा और विश्वास दिखाया तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिज्ञान कहेंगे। ये पर्सनल चॉइस का विषय होता है। ये थोपा नहीं जाता है कि आपको शपथ भी लेनी है या प्रतिज्ञान भी लेना है। ये आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप शपथ लें या प्रतिज्ञान अकेला करें। फिर इसके बाद शपथ लेते वक्त आपको कौन कौन चीज़ें याद रखनी है? देखो, जो आपका नाम है आपको वही पढ़ना है। आपको शपथ के प्रारूप के अतिरिक्त कुछ और नहीं बोलना है। आप शपथ के प्रारूप के बाद में इंकलाब जिंदाबाद बोल दिया, आपको फिर से शपथ लेनी पड़ जाएगी। गलत नाम बोल दिया, फिर से शपथ लेनी पड़ जाएगी। तो मस्ट है, आपको वही नाम पढ़ना है जो आपने शपथ पत्र में लिखा है। जेल में बंद MP भी शपथ या प्रतिज्ञान ले सकते हैं, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। फिर इसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट आपको याद रखना है, राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश के ऊपर 16वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1963 में, 1963 में। शपथ लेने वाला भारत की एकता और अखंडता बनाए रखेगा, यह जोड़ा गया शपथ के प्रारूप में।
यानी अगर आप शपथ लोगे तो आप कहोगे कि मैं भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता हूँ। ये प्रारूप जोड़ दिया गया था। फिर इसके बाद शपथ को लेकर लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? 22 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश। जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और अंग्रेजी में आप अपनी शपथ ले सकते हैं, यानी कुल मिला के 23 भाषाएं। हिंदी सबसे ज़्यादा शपथ लेने वाले हिंदी में शपथ लेते हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश और फिर इसके बाद संस्कृत। ये 3 क्रम आप याद रखना। शपथ लेने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, अफर्मेशन वाले लोग कम होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला विषय। अगला विषय थोड़ा सा मीन्स रिलेटेड विषय है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे थोड़ा ध्यान दे लिया जाए तो 1% ध्यान देने पर 10 गुना फसल ज़्यादा होगी। ये एक गुलाटी जी हैं, उनका ये कहना है। फर्टिलाइज़र किसके अंतर्गत आता है? ये आपके PCS या UPSC के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी आती कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है। तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत उर्वरक सब्सिडी दी जाती है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने कहा है कि इस सब्सिडी को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत रख दिया जाए। फिर इसके बाद अंतिम न्यूज पे आते हैं हम लोग। इसरो का एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च हुआ है, इसका नाम आपको याद रखना है पुष्पक। पुष्पक हाल ही में चर्चा में रहा। पुष्पक क्या है? इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुनर्योज्य जो विमान है वो है। इसकी सफल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हो गया है। कहाँ से हुआ इसकी सफल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट? चित्रदुर्ग, कर्नाटक। और वहाँ पे क्या है? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है, जहाँ से इसका सफल परीक्षण हुआ है। और इसने हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की है, इसके पंख लगे हुए हैं। पंख लगे हुए हैं तो ये पंख पक्षी की तरह उड़ उड़ के आता है। वैसे सारे ऐसे गिरते हैं, ये ऐसे आएगा, ठीक। जबकि स्पेस एक्स का जो RLB है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है, वो वर्टिकल लैंडिंग करती है। लेकिन इन्होंने, इसरो ने इसको हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करवाई है, यानी जो ये विमान की तरह लैंड करेगा। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पुष्पक क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। और इसकी जो सफल एक्सपेरिमेंट हुआ चित्रदुर्ग से हुआ, और ये हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करेगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई ख़ास इसमें चीज़ है नहीं। फिर इसके बाद एमिट सेटबैक्स फर्स्ट साइंस ऑफ प्रोग्रेस इन लिथियम माइनिंग इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में लिथियम माइनिंग देखी गई है कि यहाँ पे लिथियम माइनिंग की जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ का कोरबा ज़िला लिथियम माइनिंग के लिए भी फेमस है। आपने पिछले साल रायसी डिस्ट्रिक्ट देखी होगी, कामजोंग डिस्ट्रिक्ट देखी होगी, ये भी लिथियम माइनिंग के लिए वो किए गए थे। लेकिन रायसी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत रुचि नहीं दिखा रहे हैं। रायसी डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टर्स का जो रुचि है, इन्वेस्टर्स की रुचि ज़्यादा नहीं है, इस वजह से रायसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल लोग थे उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन कोरबा ज़िले में अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो ये साइंस टेक वाली न्यूज़ हो गई। और आज के लिए जो जितनी भी न्यूज़ थी वो सारी हम लोगों की हो चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।